बस ठीक है, थैंक यू। भाई स्टार्ट कर रहे हैं, चालू है, इसी चालू है, चल तो रहे, मतलब टेम्परेचर सही है 17, कितना है, ठीक है। क्या हो गया, तुम लोग लिफ्ट नीचे आने नहीं देते हो, सेकंड पे पहुंच जाते हो, सेकंड से फिर ऊपर लेके चले जाते हो, आधा घंटे से लेट लिफ्ट नीचे नहीं पहुंच रही है, अंत में आकर के फिर सीढ़ियों से ही आना पड़ा सामान लेकर के। मैंने लिफ्ट नहीं आएगी नीचे लगता है। अरे तो तुम उसको नीचे तो एक बार तो आने दो, भ्रमण तो करने दो, वो सेकंड से ऊपर पता नहीं कौन सी टेक्निक लगा दी तुम लोगों ने। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, करें स्टार्ट, कितने हाँ हाँ, सबका टेम्परेचर देखना 17 सबका कर देना एकदम, ऐसा कैसे थोड़ा। हाँ भाई इसकी भी कंप्लेंट करो, इसका इसका भी देखना, इसका ना, इसका भी चेक करना, कंप्लेंट करो उसकी तो जितनी है, क्योंकि अभी सब चीजें गारंटी में है, बाद में फिर दिक्कत आ जाएगी। क्या क्या खराब है, तो अभी तो गारंटी में है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ भाई अब एकदम, अब आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, आ गए, करते हैं स्टार्ट। बैग कैसे टांगे हो भाई, रख दो। देखो आज शांत रहना, तो तुम्हारी क्लास 3 बजे तक चलेगी, मतलब बीच में दूसरी क्लास चलेगी, समझ गए ना, मतलब अभी एक क्लास चलेगी, फिर 2 से 3 एक क्लास चलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाओ। क्या नहीं समझ में आया क्या, कल ना 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 ना, वो दो क्लास सेट है ना, वो एक्चुअल में यहाँ वो कोड का सिस्टम है ना, ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी देसी चीज है, वो चलेगा नहीं कोड इसके बाद, एक क्लास के बाद फिर कोड वहां ऊपर लगेगा, समझ रहे हो ना, वहीं से सेट है वो पहले से। तो क्लास जो है वो 3 बजे तक रहेगी, 2 बजे तुम्हें ऊपर आना होगा, ठीक है। तुम में से कोई ऐसा है जो ऊपर आते आते स्लिप हो जाए नीचे, कितने लोग ऐसे हैं जो स्लिप मार, ये तो मारता है, नहीं पता है इसकी तो पता है मुझे, सकल मुझे बताएं कौन कौन स्लिप मार सकते हैं, पर आज स्लिप मत मारी हो, ऊपर आ जाइए। कितने लोग ऐसे हैं, नहीं सही से बताओ, मैं एक्चुअल में उस हिसाब से डिसीजन लू ना, कुछ, आ जाओगे ऊपर सारे, एग्जैक्ट 2 बजे आप मुझे ऊपर क्लास में, क्योंकि मैं नीचे नहीं आऊंगा, ऊपर क्लास छोड़ करके उनको 5 मिनट पहले छोड़ूंगा है? आज रिक्वेस्ट कर लेंगे सर से, है ना, आप लोग भी कह देना सर, आज सर 2 बजे से क्लास, 2 से 3 का स्लॉट मिला है ऊपर हमें, वो 3 बजे वो कोड खत्म हो जाएगा, नहीं वो होता है क्या होता है कोड, है ना, तो 2 से 3 का है, तो प्लीज उसको मैं 5 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा ऊपर वाली, जिससे 2 बजे तुम एग्जैक्ट वहां पर आ जाओ। क्या 3:30 तक है, चलो ठीक है, मतलब उसमें हम 3 बजे खत्म कर देंगे, तुम घर जाओ खाना खाओ, ठीक है। अब आ जाओ, लास्ट एक लास्ट दिखा दो मुझे, कहां खत्म किया था मैंने, बस लास्ट, बस एकदम एकदम फोकस, एकदम फोकस, ठीक है। सबसे पहले हमने कल बात की थी यूरिन फॉर्मेशन, एकदम एकदम आंखें बंद करके पूरी मैपिंग करो ब्रेन के अंदर, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन से ही पहले मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं तो मैंने बताया था 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं बेटा, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल इसलिए बोलते हैं कि मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, जक्स्टा मेडुलरी इसलिए बोलते हैं मैक्सिमम पार्ट प्रेजेंट इन मेड्यूला। कोई डाउट, फैन चला लो बेटा, ठीक है ना, है ना, तो तुम लोग क्या,
हाँ ठीक है, कम से कम ठंडा ना मिले तो कम से कम फीलिंग तो आए, हाँ पंखे चल रहे हैं, फीलिंग से भी राहत मिलती है भाई। हाँ ठीक है, गर्मी तो नहीं लग रही। हाँ चलो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85 अब देखो, अब एकदम साइलेंट, मैं रुकूंगा नहीं अब, ठीक है, बस तुम सुनते जाना, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 15% होते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का साइज थोड़ा छोटा होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, डीप होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर बात की जाए तो उसमें वासा रेक्टा नहीं मिलता। आपको सर वासा रेक्टा तो नहीं, वो तो डायग्राम में दिखाया होता है, वो वासा रेक्टा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डेंस नेटवर्क नहीं है, हल्का नेटवर्क है, उसको आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ही बोलोगे, वासा रेक्टा नहीं बोलोगे। वासा रेक्टा तब बोलते हैं जब डेंस नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराउंड लूप ऑफ हेनले हो, समझ गए ना, ठीक है। फिर हमने फाइनली बात की थी कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन बेटा नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, इस समय आप सबके कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही काम कर रहे हैं, पर अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए, आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हो, अचानक से ब्लड लॉस हो जाए, बीपी बिगड़ जाए, जीएफआर खराब हो जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन काम करना चालू कर देंगे, जो ओनली 15% होते हैं, 15% होते हैं। उन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में खास बात होती है जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एक खास प्रकार का apparatus बनाते हैं, इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बोलते हैं, जो डीसीटी और ग्लोमेरुलस के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक बेहतरीन apparatus, ठीक है। फिर मैंने उसको अलग से भी समझाया था कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus की अगर बात की जाए तो उसमें कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैंने बोला था बेटा कि डीसीटी जुड़ी होती है एफरेंट आर्टेरियोल के खास प्रकार के सेल से, जिनको जेजी सेल बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं, जो स्मूथ मसल्स के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण से बनते हैं, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं। और डीसीटी की सेल को मैक्यूला सेल बोलते हैं, और उसके बीच के स्पेस को मैक्यूला डेंसा बोलते हैं, यहां तक कोई डाउट था। मैक्यूला सेल और जेजी सेल के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस। ये इमरजेंसी में काम करता है, जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जेजी सेल 3 चीजें रिलीज करती हैं, ठीक है। नंबर 1 रेनिन, रेनिन एक तरीके से जीएफआर को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, रेनिन। दूसरा मैंने बताया था इसके अंदर, ठीक है, एराथ्रोपोएटिन, जब भी आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जाते हो, जब भी आप अपने ब्लड को डोनेट करते हो, अचानक से ब्लड लॉस हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए यहां से निकलता है एराथ्रोपोएटिन, जो कराता है एराथ्रोपोइसिस। एराथ्रो मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कोई डाउट? तीसरा मैंने बताया था अगर आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उस कैल्शियम की कमी को मेंटेन करने के लिए एक और हार्मोन निकलता है, इनसे कैल्सीट्रायऑल। हाँ याद आ गया, ठीक है, कैल्सीट्रायऑल, ठीक है, रिवीजन करा दूं पहले एक बार, ठीक है। कैल्सीट्रायऑल हार्मोन निकलता है, और कैल्सीट्रायऑल हार्मोन की बात की जाए तो कैल्सीट्रायऑल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है गट से, समझ रहे हो ना, कोई डाउट? फिर हमने बात की थी यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्म, हाँ बेटा, कैल्सीट्रायोल लाइक अ विटामिन D3, ये विटामिन D3 की ही तरह है, ठीक है, समझ रहे हो ना। कैल्शियम के संग देखो विटामिन हम D3 खाते हैं, जितनी भी कैल्शियम की अच्छी टैबलेट्स होती है विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर, क्योंकि विटामिन D3 एक तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में और कैल्शियम को बोन से अटैच करने में हेल्प करती है, एक्ट एज सीमेंटम। नहीं आई क्या? हाँ फाइनली, हाँ फाइनली हम बात कर रहे थे आगे, हाँ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन मैंने बताया था 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है यूरिन फॉर्मेशन की। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, भाई ब्लड जा रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, ब्लड जा रहा है, फिल्ट्रेट बन रहा है, क्या फिल्ट्रेट पूरा का पूरा यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा? ना, पूरा का पूरा ब्लड फिल्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ निकल गया तो उसका 99% रीअब्सॉर्ब होता है, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसके अलावा भी जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी से अलग होता है, डीसीटी से अलग होता है, लूप ऑफ हेनले से अलग होता है, कलेक्टिंग डक्ट से अलग होता है, समझ रहे हो। इसके अलावा भी ब्लड के अंदर अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल रह जाए, फिल्टर ना हो पाए, रह जाए फिल्टर ना हो पाए, तो उसको हम ब्लड से इस नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल में सिक्रेट कर देते हैं। इसके बाद जो फाइनल फिल्ट्रेट बनता है उसको आप यूरिन बोलोगे। तो यूरिन बनाने में 3 प्रक्रिया थी, इसमें कोई डाउट?
जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बताया था कुछ प्रकार के प्रेशर पर निर्भर करता है। पहले मैंने बताया था कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर कम है, आने वाले ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, जाने वाले ब्लड का वॉल्यूम कम है। इस वॉल्यूम में डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें कोई डाउट था? ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अलावा मैंने एक प्रेशर और बताया था, आपको याद हो? ठीक है भाई, इसके अंदर ढेर सारे फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड कॉर्पसल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, साथ में ब्लड प्रोटीन भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो तो फिल्टर में नहीं जा रहे। यानी अंदर की अगर हम ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हो रही है, अंदर की ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा हो रही है, यानी यहां पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो 30 mmHg हो सकता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो अपोज करता है फिल्ट्रेशन का। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस किसके ऊपर रखा हुआ है? वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर रखा हुआ है। तो वुमेन्स कैप्सूल के ऊपर ये रखा हुआ है, तो वुमेन्स कैप्सूल भी एक तरीके से क्या डाल रहा है अंदर? अपोजिट फोर्स डाल रहा है। अपोजिट फोर्स डाल रहा है, उस अपोजिट फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी नेगेटिव है क्योंकि ये अपोज कर रहा है। कोई डाउट? तो दो प्रेशर नेगेटिव है, एक प्रेशर पॉजिटिव है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालोगे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा? ठीक है, आप बोलोगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपको पता है 55 होता है, माइनस ये आपको पता है 45 हो गए, तो इसमें से कितना बचेगा? 10 mmHg। कोई डाउट? ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। इतना ही कराया था बस मैंने, क्या जीएफआर नहीं कराया था ना? अब इसी के अंदर हम ऐड करेंगे जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी में एक चीज बची हुई थी जीएफआर, उसको हेडिंग डालो फटाफट, साथ साथ लिखते जाना, मतलब डिले मत करना लिखने में, तो आज हो जाएगा। जी एफ आर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लो। अभी रेट कराया नहीं था ना मैंने? हाँ, कहीं पर भी रेट आ जाए, रेट का मतलब समय, रेट का मतलब समय की बात कर रहा है। अब समझना, एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा, इफरेंट का डायमीटर कम। चलो, जरूरत ही नहीं है, समझने की कोशिश करना भाई। यहां से कौन फ्लो करेगा? ब्लड। अगर मैं आपसे कहूं कि अप्रोक्सीमेट, जो एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी लिख रही है अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 ml जो ब्लड है, ब्लड है फ्लो बाय किडनी पर मिनट। एक मिनट में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है किडनी से, जरा बताओ? 1100 से 1200 ml। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, हाँ या ना? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जो किडनी से एक मिनट में ब्लड फ्लो कर रहा है वो कार्डियक आउटपुट का 1/5 यानी 20% है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। ये समझ में आया नहीं आया? यानी कार्डियक आउटपुट 5000 ml होता है, जिसका 1100 से 1200 ml या 1000 ml मान लो, तो 5000 ml का 1000 ml कितना हुआ? 5 पांचवा भागी तो हुआ,
1/5वां भागी तो हुआ 20%। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अरे है तो पूछ लो भाई। क्या बेटा? अरे यहाँ सब दोनों की बात कर रहे हैं, कॉमन, ऐसे कहीं लिखा नहीं है किडनी का है, दोनों किडनी का है, ठीक है, ये होता है, समझ रहे हो? कहीं नंबर की बात आएगी, संख्या की बात आएगी, तब आती है संख्या एक किडनी में है, दो किडनी में है, समझ रहे हो, या किसी भी ऑर्गन के अंदर। जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो वो कंसेप्ट एक किडनी दो किडनी का नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल के किडनी से लगभग लगभग इतना ब्लड पास करता है, आप समझ रहे हो? वो एक ही किडनी होगी, दो का थोड़ी ना बात करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? किडनी से लगभग लगभग इतना ब्लड पास करता है जो कार्डियक आउटपुट का 1/5 या 20% होगा। हाँ या ना? कोई डाउट? अगर मैं कहूं इस ब्लड में प्लाज्मा कितना है, तो प्लाज्मा ब्लड का कितना प्रतिशत होता है? 55% हुआ ना, 55%। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 55%। 55% का मतलब क्या हो गया? लगभग 650 ml प्लाज्मा फ्लो बाय किडनी पर मिनट। एक ही तो बात है, ऐसे बोलूं, ऐसे बोलूं या ऐसे बोलूं, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बोलूं, पर समझ में आना चाहिए कि भाई एक ही बात है। तुम लोग समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? भाई इतना ब्लड यहां से फ्लो कर रहा है पर मिनट, इतना कार्डियक आउट कितना है? कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/5 यानी 1/5 पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। क्लियर? अगर मैं इससे कहूं कि इसमें प्लाज्मा कितना होगा, इसका 55% प्लाज्मा होगा, बचा हुआ फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, तो प्लाज्मा कितना हुआ? 55% यानी 650 ml। इसमें कोई डाउट? ये 1 मिनट के अंदर यहां से होता हुआ यहां निकल जाता है, कोई डाउट नहीं। अब इसमें से मैं आपसे कहूं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहां से फिल्ट्रेट में पहुंचता है वो 125 ml ही है, 125 ml, ठीक है, पर मिनट। ये क्या बन रहा है? फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट बन रहा है 125 ml पर मिनट बन रहा है, यानी मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं 180 लीटर पर डे, एक दिन में लगभग इतना इसके हिसाब से। समय आ गया दोनों के केस में, तो उसको आप बोलोगे GFR, जहां पर भी समय आ गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये समझ में आया नहीं आया? मैं आपसे कहूं कि यहां से नीचे फिल्ट्रेट में क्या जाएगा? क्या फॉर्म्ड एलिमेंट जाएंगे? ओनली प्लाज्मा ही तो जाएगा। तो प्लाज्मा कितना फ्लो कर रहा है? 650 ml। 650 ml का 125 ml क्या बन रहा है? फिल्ट्रेट। तो 650 ml का 125 ml कितना प्रतिशत हुआ? तो भाई ये भी ऐसे बोलोगे, जो फिल्ट्रेट बन रहा है 1/5, ठीक है, ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का 1/5 है, या 20% भी कह सकते हो, एक ही बात है। यानी जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये कार्डियक आउटपुट का 20% है, जो फिल्ट्रेट बन रहा है ये प्लाज्मा का 20% है। नहीं आया क्या? पर प्लाज्मा का 20% फिल्ट्रेट बाहर नहीं निकलेगा सारा का सारा, ठीक है। 1 मिनट में जो बन रहा है इसको बोलेंगे GFR। ये एक दिन में जो बन रहा है GFR। क्या 180 लीटर फिल्ट्रेट बाहर निकल सकता है किडनी से? 5 लीटर तो टोटल ब्लड होता है बॉडी में, 180 लीटर कहां से बन जाएगा? नहीं आया क्या? समझ गए ना मेरी बात? पॉसिबल नहीं है।
यानी इसमें से मैक्सिमम क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब। समझना। क्या हुआ भाई? एक कॉल करनी होगी, अर्जेंट है ना, उसे रोक रहा था आज, मुझे करने पड़ रही है। ठीक है, पर मेडिकल का केस है, डॉक्टर का केस इसलिए ना। अरे घंटा। तीन चीजें समझ में आई बेटा? मतलब समझना, पहला क्या बताया मैंने उसके अंदर, कितना ब्लड जो फ्लो कर रहा है उस कार्डिक आउटपुट का कितना है, जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो प्लाज्मा का कितना है। तो अब 1/5 वाला कंसेप्ट समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ो। अब मैंने बताया कि भाई सारा का सारा तो बाहर निकल नहीं सकता ना, हाँ या ना, इसका कितना परसेंट, यस, इसका 99% क्या हो जाएगा, री एब्जॉर्ब। कहां पर, अरे कहां री एब्जॉर्ब हो जाएगा, इन ब्लड। किसके थ्रू, तब बोलोगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। समझ में आया? ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, ओनली 1% कन्वर्ट इनटू यूरिन, सिर्फ 1%। और मैं अगर आपसे कहूं कि 1% इसका कितना कितना होगा, जरा 180 लीटर का 1% कितना हुआ, 1.8 लीटर, या एनसीईआरटी में 1.5 भी लिख रखा है, या 1.5 लीटर पर डे, इतना यूरिन एक दिन में तुम बना लेते हो। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तू उसे बार बार मत देख, तू याद दिला देता है बार बार उसके बारे में फिर मुझे। ठीक है, याद है पर अभी नहीं है। आज मेरी तबीयत ढीली है इसलिए नहीं पूछूंगा तुझसे, टेंशन मत कर। हाँ, मुझे पता है तू याद करके आया है, इसलिए तेरी इच्छा पूरी करूंगा मैं, ऐसा नहीं है तेरी इच्छा पूरी ना करूं, तेरी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, आज तूने मेहनत की है तो पूछूंगा तुझसे।
ठीक है, नहीं मैंने कहा नहीं पूछूंगा तो मैं याद करके आया हूं तो मैं पूछ लूंगा भाई, नहीं बता पाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अभी मत हंसो, पहले बता दो, और सब बता दिए तुमने तो तुम हंसना, फिर समझ रहे हो उल्टा हो जाएगा मामला। हाँ ठीक है, हाँ बेटा फिर से बोल। पानी से ज्यादा पानी पीछे को ज्यादा पानी निकल जाएगा। अरे जब तुम स्टैंडर्ड वैल्यू 5 लीटर पानी एक दिन में पीते हो, अब तुम टंकी थोड़ा लगा लोगे मुंह में, 5 लीटर बहुत होता है भाई। हाँ, इसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड पानी 5 लीटर होता है एक दिन के अंदर आपको पीना चाहिए, नहीं पीते हो। हाँ लगभग इतना लीटर निकल जाता है, समझ रहे हो। हाँ। देखो भाई हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, पानी कितना परसेंट, जितनी अर्थ बनी है, जितनी अर्थ बनी है, ऐसे याद रखो, जितना अर्थ पर पानी है उतना हमारे अंदर पानी है। अब भूलोगे कभी, समझ रहे हो, हम अर्थ के ही पार्ट हैं, अंत में अर्थ में ही मिल जाना है। सेव, समझो, अगर बॉडी, जितनी बॉडी को जरूरत होगी पानी की उतना बॉडी सेव करेगी, जितनी जरूरत नहीं होगी उतना बॉडी निकाल देगी। आपके बॉडी वेट का 70% पानी होना चाहिए। अब सूखा पहलवान है कोई, अब तुम कहोगे इतना जरा सूखा साखा बच्चा, वो 5 लीटर पानी थोड़ा ना होल्ड कर पाएगा। एकदम तगड़ा पहलवान है, वो ज्यादा करेगा थोड़ा बहुत, समझ रहे हो ना। अपने बॉडी वेट का आप लगभग 70%, 70% के आसपास पानी अपने अंदर स्टोर करते हो। बैठो। हाँ क्या बेटा, अब आ जाओ यहाँ, ज्यादा कम ना, वो इतना बड़ा पहलवान है ना इतना बड़ा सूखा है, वो दोनों सही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं, तुम बता बेटा इधर कोई, ब्लैक टी शर्ट, बेटा क्या नाम है तेरा, भास्कर, भास्कर समझ में आया नहीं आया, ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भास्कर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, जब पूछूंगा तब फिर पनिशमेंट भी उसको तगड़ा मिलने वाला है। अब आ जाओ, एक बात हमारा कंप्लीट हो जाता है, अब हम बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन। हाँ बेटा, अप्रोक्सीमेटली इतना ब्लड इससे निकलता रहता है, जिसका लगभग 25 ml नीचे फिल्ट्रेट में पहुंच जाता है। 125। अरे क्या एफरेंट एफरेंट, ये है ये ये यहां से 1100 से 1100 लिख दो, लगभग 1200 ml ब्लड निकल रहा है, इसका 125 ml नीचे आ रहा है। अब क्या पूछ रही है। अच्छा इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना होगी, कितना जा रहा है कितना नीचे निकल गया, घटाओ इसमें से कितना निकल रहा है। ठीक है, हाँ लगभग इतना फिल्ट्रेट पर मिनट बन जाता है। ठीक, और कोई डाउट। हाँ पूछो। हाँ रीएब्जॉर्प्शन, जोर से बोलो। बताई तो थी कल मैंने, नहीं बताई थी रीएब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट। खाते हो, आंतों से वो एब्जॉर्ब होता है, फिर दोबारा बॉडी में अगर कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन होगा उसको रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। दोबारा कर रहे हो ना, पहली बार एब्जॉर्प्शन कहां होता है, आपकी आंतों से, गट से तो पानी पिया, समझ रहे हो, आंतों से एब्जॉर्ब हो गया, आइंस कहां, आंतों से एब्जॉर्ब हो गए, एलिमेंट्री कैनाल से। फिर दूसरी बार एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, पीसीटी डीसीटी इन सबसे, तो सेकंड टाइम एब्जॉर्प्शन होगा। तो सेकंड टाइम एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन ना बोल के हम क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। नहीं आई, आ गई। अच्छा तो ऊपर वाली क्लास में बताया होगा मैंने, हो सकता है। हाँ, अब कुछ भी नहीं है, अब समझो, पीसीटी से क्या रीअब्जॉर्ब होगा, डीसीटी से क्या होगा, लूप ऑफ हेनले से क्या होगा, और किस टाइप के ट्रांसपोर्ट से होगा। अगर मैं तुमसे कहूं पीसीटी से लगभग, समझना मेरी बात, अगर मैं पीसीटी की बात करूं, रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं पीसीटी के अंदर, सुन रहे हो मेरी बात, लगभग 70 से 80% एनसीईआरटी की लाइन, वाटर प्लस मिनरल्स
समझना मेरी बात, यहां से रीएब्जॉर्ब होंगे 70 to 80%, यानी क्या हो गया, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है यहां से, ठीक है, मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां से होगा, पीसीटी से। समझ रहे हो ना मेरी बात। पीसीटी में दो चीजों ध्यान रखनी है आपको, मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यहीं से होगा क्योंकि मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां पर होते हैं। समझाता हूं, मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहीं से होगा क्योंकि मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पर ही मिलते हैं पीसीटी में। मैक्सिमम माइटो, ठीक है सर, किस चीज का होता है सर यहां से एब्जॉर्प्शन। सुनो, अगर मैं आपसे कहूं ग्लूकोज 100, या वो क्वेश्चन है, ग्लूकोज 100% नीचे आ जाता है और 100% यहां से रीअब्सॉर्ब भी हो जाता है। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड 100% फिल्ट्रेट में आ जाते हैं और 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी पॉजिटिव आयन, मतलब जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन, एटसेट्रा, ठीक है, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ओनली और ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन चारों का एब्जॉर्प्शन जो होगा, रीएब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रीएब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये समझ में आया नहीं आया भाई। जैसे इंटेस्टाइन से कोई चीज रीएब्सॉर्ब करते हो तो वहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेफ्रॉन से कोई भी चीज आप एब्सॉर्ब करते हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस इन्हीं के थ्रू होता है। आई या नहीं आई। विटामिन सी नहीं जानते, विटामिन सी परसेंटेज से मतलब नहीं है, डिपेंड करता तुम खाते कितना हो। समझ रहे हो, हाँ समझिए ना, मतलब ये है कि अगर तुम खाते हो, निकल रहा है, ठीक है, और बॉडी की जरूरत है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जरूरत नहीं है तो बॉडी उसको निकाल देगी, परसेंटेज से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला मैंने बताया था, इसके अलावा नेगेटिव आयन, यहां की बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी अगर नेगेटिव आयन है, जैसे HCO3 आयन, जैसे क्लोराइन एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव आयन है कभी भी एक्टिव नहीं होते। नेगेटिव आयन ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, अगर मैं वाटर की बात करूंगा वो ऑस्मोसिस। इट इज टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब होता है इसमें एटीपी यूज नहीं होती, एक्टिव का मतलब होता है इसमें एटीपी यूज होती है। भाई एटीपी यहां इसलिए ज्यादा यूज हो रही है क्योंकि ज्यादा चीजों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ज्यादा चीजों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो यहां पर ज्यादा होंगे। आई या नहीं आई। आप बताओ, बस खत्म, इतना सही है। टिप्स पे कर लो तुम चाहो तो इन पॉइंट्स को, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं जिससे ये तुम्हें याद रहे, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे एक बात करेंगे, लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर, मैं हटा रहा हूं उसको, देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लिखने में बहुत टाइम लगाया है मैंने, तुम इस बार 10 बार लिख लेते। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले सबसे ज्यादा जहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सिंपल सी बात। भाई माइटोकॉन्ड्रिया आपकी जरूरत के हिसाब से होते हैं। आप पड़े हो बिस्तर पर, आप हिलते ही नहीं हो, तो आपकी जरूरत क्या हो गई, कम हो गई, तो बॉडी क्या कहेगी, यार बेकार आदमी है ये, ठीक है, पड़ा ही रहता है, ठीक है, लाओ उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही क्या है, तो धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्या हो जाएगा आपके अंदर, कम हो जाएगा, ठीक है। और आप एथलीट्स हो, रोज दौड़ लगाते हो 10 किलोमीटर, तो बॉडी क्या कहेगी, यार उसकी तो जरूरत बहुत ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर बढ़ाओ। समझ रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर उन्हीं लोगों के अंदर ज्यादा होगा जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और रिक्वायरमेंट आपको पैदा करना पड़ेगी तब जाकर के आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नंबर बढ़ेगा। नहीं आई क्या, ठीक है।
हो गया, बढ़े आगे। अब रोकना मत ना, तुम धीमे धीमे क्यों लिखते हो इतना भाई? ये तो याद हो गया होगा, ग्लूकोज अमाइनो एसिड विटामिन सी और पॉजिटिव आइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेगेटिव आइन पैसिव ट्रांसपोर्ट, वाटर ऑलवेज ऑस्मोसिस, खत्म। अब बात करता हूं लूप ऑफ हेनले। हेनलेज लूप, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहां से? सबसे कम, मिनिमम लगभग 5% के आसपास, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, ओनली 5% के आसपास मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस चीज का होता है मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन? दो चीजों का मेनली आप पढ़ोगे, एक तो वाटर और दूसरा NaCl। NaCl का एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। वाटर का तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इट इज द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझना मेरी बात, ये आप जानते हो। लूप ऑफ हेनले के अंदर मैंने बताया था जो डिसेंडिंग लिम्स होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये थिन होता है या थिक? फिर थोड़ा सा असेंडिंग भी थिन होगा, फिर असेंडिंग कैसा हो जाएगा? थिक, डायमीटर बढ़ जाएगा इसका, थिक। इसमें कोई डाउट है? डायग्राम के अंदर मैंने बताया था कि भाई नेचर ने अगर यहां पर स्क्वेमस, सॉरी क्यूब स्क्वेमस, स्क्वेमस बनाया तो कोई कारण होगा। नेचर ने अगर यहां पर क्यूबॉइडल बनाए हैं तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। होगा नहीं होगा? कारण क्या है? इंटरनल डायमीटर हमेशा क्या रखना है? कांस्टेंट। हाँ बेटा, क्या हो गया? और ये क्या हो गया? आ गया क्या? अच्छा, BPL, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ये ध्यान रखना है आपको कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे आ रहा है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? जो ऊपर जा रहा है। ये किसके लिए परमिएबल होगा, पारगम्य होगा? ओनली वाटर, H2O। समझ रहे हो? परमिएबल किसके लिए होगा? ओनली वाटर के लिए। हाँ, असेंडिंग वाला किसके लिए परमेबल होगा? जो थिन वाला है वो भी NaCl के लिए है, पर NaCl किस तरीके से क्या होगा? डिफ्यूज, NaCl डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, जो थिक वाला पार्ट है यहां से भी NaCl एब्जॉर्ब होगा, पर एक्टिव या पैसिव? एक्टिव, ये ठीक है, NaCl एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव। तो ये परमेबल होता है ओनली असेंडिंग वाला, ठीक है, परमेबल ओनली फॉर NaCl, ठीक है। असेंडिंग वाला NaCl के लिए परमेबल है, डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए परमेबल है। इसमें कोई डाउट है? हाँ या ना? एक्टिव पैसिव ध्यान रखना, थिक वाला पार्ट हमेशा से थिक है, ये थिन है। थिन वाले पार्ट से NaCl पैसिव भी निकलेगा, थिक वाले पार्ट से NaCl एक्टिवली निकलेगा। अब बताओ, कोई डाउट? इसमें टाइम लगना चाहिए, 2 मिनट का काम है उसमें, बस ओनली दो। आपका काम तो इसी एक लाइन से हो रहा है, बस खत्म। मिनिमम ओनली 5% रीएब्जॉर्प्शन, H2O और NaCl। H2O मैंने बताया ऑस्मोसिस, और NaCl एक्टिव
और पैसिव। एक्टिव हमेशा कहां से होगा? थिक वाले पार्ट से। पैसिव हमेशा कहां से होगा? थिन वाले पार्ट से। सिंपल, खत्म। रेड वाला कहाँ है? कौन बोल रहा है? हाँ बेटा बोल। हाँ ये क्या है? और क्या समझा रहा हूँ, पूरी में नहीं बनाइए, इतने बना के छोड़ दिए कि अंदर का डायमीटर देखो एक जैसा ही रहेगा, चाहे थिन पार्ट हो या थिक पार्ट हो, डायमीटर तो एक जैसा ही है ना सबका। तभी तो नेचर ने क्यूबोइडल यहाँ स्क्वेमस बनाई। बस वही वाली बात फिर से एक बार रिपीट कर दी है, एपिथेलियम वाली। अरे एपिथेलियम लिखाए थे पहले, वो एक फिर से मैंने बना के समझा दिए, रिवीजन करा दिया एक बार कि इंटरनल डायमीटर कांस्टेंट ही रहेगा। यहां तक कोई डाउट? इसमें कलर में अंतर आ जाता है ना, इधर एकदम एग्जैक्ट कलर दिख रहा है, इनके अंदर कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। हाँ टीवी ही खराब है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। कोई चीज तुम्हें हेल्प कर रही है दिखाने के लिए, थोड़ी हल्की डली सही, तुमने खराब बोल दिया उसको। तुम्हारी मदद कर रही है, खराब है। जब तक कोई भी तुम्हारे लिए इतनी भी हेल्प करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा है भाई। जिस पर नहीं है उससे पूछो उसकी वैल्यू। हाँ कुछ बोल रहा है वो। डिफ्यूजन, हमेशा डिफ्यूजन पैसिव होता है। एक्टिव डिफ्यूजन कहीं सुना तूने? ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई चीज का मूवमेंट, उसमें कोई एनर्जी लगती है नहीं, पैसिव। हाँ यहां तो कोई डाउट? अरे कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। डीसीटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। कैसे इंपॉर्टेंट है सर? समझाता हूं भाई। यहां पर लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 15%, कितना परसेंट? 50% क्या हो रहा है? री एब्जॉर्प्शन। कैसा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, ये लिखो भाई। कंडीशनल, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, समझाता हूं। री एब्जॉर्प्शन किस चीज का भाई हो रहा है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल समझते हो? किसी परिस्थिति पर निर्भर, कंडीशन पर निर्भर करता है, यूं ही नहीं होता। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका हो रहा है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है एक तो सोडियम आयन का और वाटर का। सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा पैसिव? कोई सोचना ही नहीं है, ऑलवेज एक्टिव, कहीं पर भी सोडियम आयन ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, ये पैसिव। सर कैसे पॉसिबल है? समझाता हूं मैं। इसके अलावा यहां से HCO3 आयन ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम DCT, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। अब कैसे? अब समझो। मान लो, मेरे साथ साथ बनाते जाओ। मान लो ये DCT है, मान ली, मान ली, माना कि DCT है। DCT में सेल्स का नाम क्या बताया था मैंने? मैक्यूला सेल्स, मैक्यूला सेल्स। बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला सेल्स किसके हैं भाई? DCT। अब समझना, मान लो आपके शरीर में पानी की कमी हो गई। क्या हो गई? पानी की कमी। तो ऐसा कौन सा सेंटर है जिसको हम थ्रस्ट सेंटर बोलते हैं, पानी का केंद्र ना?
हाइपोथैलेमस क्वेश्चन आया है नीट में, थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर, थर्मो रेगुलेटर, कई बार रिपीट हुआ है। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और किससे जुड़ा होता है? पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी कौन सा लोग? पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर एंटीरियर से कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, जब भी कंडीशन आएगी पानी की कमी होगी तो तुरंत ही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से क्या रिलीज करेगा? यहां से एक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। इसका एक नाम और होता है, क्या बोलते हैं इसको? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। और ये एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, और प्रोटीन नेचर के हार्मोन के रिसेप्टर हमेशा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो हार्मोन में पढ़ाने वाला हूं मैं, ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जब भी पानी की कमी होगी, समझना, तो ये एडीएच निकलेगा और सीधे रिसेप्टर से बाइंड करेगा। कंडीशन, कंडीशन क्या है? हार्मोन बेस्ड। तो जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा मैक्यूलर सेल के रिसेप्टर से, तुरंत ही ये मैक्यूलर सेल परमिएबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पारगम्य। परमेबल किसके लिए परमेबल हो जाएंगे? अब ये वाटर। ठीक है, एक्टिव या पैसिव? पैसिव एब्जॉर्प्शन चालू। कोई डाउट? डीसीटी से वाटर वापस ब्लड में आना चालू हो गया। मैक्यूला, मैक्यूला सेल से कहां जा रहा है? सीधे ग्लोमेरुलस के अंदर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस के थ्रू। याद आया? इमरजेंसी वही काम करते हैं। ठीक है, यहां से ऐसे हो रहा है। मान लो आपको लूज मोशन हो गए, दस्त हो गए और आयन निकल गए बहुत ज्यादा बाहर, तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है। याद आया? कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल। एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला की बात नहीं कर रहे हम कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है, जानते हो? एल्डोस्ट्रॉन, एल्डोस्ट्रॉन। और आप जानते हो एल्डोस्ट्रॉन एक लिपिड नेचर का, मतलब फैट सोल्युबल हार्मोन है। तो उसके रिसेप्टर बाहर होंगे अंदर होंगे? हमेशा साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तेजी से ये रिसेप्टर, ये हार्मोन आएगा और सीधा इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब बाइंड करते ही ये सारे सेल अब किसके लिए परमेबल हो गए? सोडियम आयन। भर भर के सोडियम आयन कहां आएंगे? बाहर, ब्लड में। किसके साथ आएंगे? वाटर, पानी के साथ। यानी पानी और वाटर दोनों के लिए रीएब्जॉर्प्शन के लिए। तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है यहां पर? एक्टिव या पैसिव? सोडियम आयन ऑलवेज एक्टिव। सोडियम, वाटर को मैं हटा ही दे रहा हूं यहां से, कंफ्यूजन ना आए। सोडियम आयन ऑलवेज एक्टिव। कोई डाउट? यस या नो? अब बताओ, ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल का मतलब है वो परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है। परिस्थिति मतलब आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है, ये परिस्थिति क्या है? लूज मोशन हो रखे हैं। डिहाइड्रेशन में पानी की कमी हो रही है तो एडीएच वैसोप्रेसिन निकल रहा है। लूज मोशन हो गए, आयन की कमी हो गई तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्ट्रॉन निकल रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये डीसीटी की सेल को परमेबल बनाते हैं और लगभग लगभग 15% सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन तो यहां से नॉर्मली डिफ्यूज हो ही जाते हैं। HCO3 आयन, इनका तो नॉर्मल डिफ्यूजन हो ही जाता है। यहां तक कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? तो हाँ, वाटर साथ में होता है, ठीक है, पर अभी फोकस करो, एल्डोस्ट्रॉन वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। ओ सॉरी, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर के लिए स्पेसिफिक कौन सा हो गया? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। हाँ बोल। कंडीशनल,
कंडीशनल, नॉर्मल टाइम पर ये प्रक्रिया काम नहीं करती, कंडीशनल। यस, ये एक प्रोसेस चल ही रही है जक्स्टा मेडुलरी के अंदर। जक्स्टा मेडुलरी के पास ही रिसेप्टर्स होते हैं, नॉर्मल के पास रिसेप्टर नहीं होते। जक्स्टा मेडुलर ही कंडीशनल पर काम करते हैं, नॉर्मल नेफ्रॉन कंडीशनल पर काम नहीं करते। कोई डाउट? आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कुछ है नहीं वैसे इसके अंदर, दो सर्किल बनाने हैं, एक ग्लैंड बना दो किडनी के ऊपर, एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बना दो। हाँ, ऑलवेज पैसिव का मतलब तो ऑस्मोसिस से होता है, ठीक है। कहीं कहीं ऑस्मोसिस से नहीं होता, प्रोटीन के माध्यम से होता है। हाँ, इसको आप फैसिलिटेड तो नहीं बोलोगे, मतलब फैसिलिटेड बोल सकते हो, प्रोटीन की एक्वापोरिन प्रोटीन बन जाते हैं, पर उसमें एनर्जी यूज नहीं होती। और जब भी एनर्जी यूज नहीं होगी तो उसको आप एक तरीके से पैसिव भी बोलोगे, चैनल्स के थ्रू मान लो। हाँ, एक्वापोरिन प्रोटीन्स बन जाते हैं, चैनल्स बन जाते हैं, उसके थ्रू होना चालू हो जाता है। जब भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस होगा चैनल के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये परमेबल नहीं होती पानी के लिए, जैसे डिसेंडिंग परमेबल होता है वाटर के लिए, समझ रहे हो, उस पर पानी निकलेगा ही निकलेगा। ये कंडीशन के बेस पर परमेबल होगा, नॉर्मल केस में इम्परमेबल है भाई, कंडीशनल हार्मोनल इन्फ्लुएंस से परमेबल होगा। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? SCR क्या? SCR क्या? स्मूथ डिपेंड, स्मूथ, अब तू कहां से साइटोलॉजी पे पहुंच गया? ठीक है, स्मूथ कहीं कोई भी ऐसी ग्लैंड, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई भी ग्लैंड जो सीक्रेशन करती है, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं कर रहा, मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन ना के बराबर होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन भर भर के होते हैं, उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यूब का नंबर ज्यादा होगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे, गोल्जी वेसिकल ज्यादा बनेंगे, एक्सोसाइटोसिस ज्यादा, जहां पर भी एक्सोसाइटोसिस ज्यादा होगी वहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होंगे, ऐसे याद रख, ठीक है। जहां पर भी एक्सोसाइटोसिस ज्यादा हो रही है, मतलब सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा ही होगा, सिंपल। अब आ जाओ कलेक्टिंग डक्ट। अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करता हूं, यानी सीडी की बात करता हूं, सीडी किसके लिए परमेबल होती है? वाटर। अरे हाँ या ना? वाटर के लिए परमेबल होती है। वाटर भाई एब्जॉर्ब हो सकता है, परमेबल नहीं होती। एब्जॉर्ब इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर एडीएस के रिसेप्टर दो जगह होते हैं, डीसीटी के पास, कलेक्टिंग डक्ट के पास होते हैं, और डीसीटी के पास होते हैं। ये क्या है? एडीएच रिसेप्टर, ए डी एच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो जब भी एडीएच निकलेगा, एडीएच हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, बाइंड करते ही अब ये किसके लिए परमेबल हो गई? H2O। पर यहां तक आते 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 यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती है घटती है? भाई कलेक्टिंग डक्ट में तो यूरिया बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए यहां तक आते आते थोड़ी सी यूरिया भी यहां से डिफ्यूज हो जाती है, यूरिया के लिए भी ये परमेबल होती है। यूरिया बाहर आके कर क्या रही है? ठीक है, ये किडनी, अभी काउंटर करंट करने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। मेंटेन ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट इन मेडुलरी फ्लूइड। ये आगे बता दूंगा मैं, ये सब कुछ आ गया। अब एनसीईआरटी इसको इसी तरीके से लिखती है कि अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करता हूं तो किसके लिए परमिएबल है कलेक्टिंग डक्ट?
परमेबल फॉर ओनली दो चीजें हैं। ये थ्योरी हो गई, इस डायग्राम में सब कुछ हो गया। नंबर 1 H2O और नंबर 2 यूरिया। खत्म। एक पॉइंट में लाइन में खत्म करा देते हैं उसको। अब लास्ट बचेगा सीक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन हो गया। कोई डाउट है एब्जॉर्प्शन में? जोर से बोल। होते हैं, दो ही जगह होते हैं, डीसीटी और इनके पास ना। कोई इन्वॉल्व नहीं है, दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है। एब्जॉर्प्शन सिर्फ दो ही चीजों का हो रहा है, ठीक है। एक वाटर का हो रहा है और दूसरा यूरिया का हो रहा है। सोडियम आयन का कोई कहीं कुछ नहीं है इसके अंदर। ओनली एडीएच रिसेप्टर है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर नहीं है इसके पास। हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी तुम टाइम लगा रहे हो यार। क्या बोल, जोर से बोल। ग्रेडियंट बढ़ता, वो मैं बताऊंगा अभी। अभी तुम बता, ये तो मैं लड़के ने बोल दिया इसलिए लिख दिया मैंने। तुम इतना ही लिखो, अभी यूरिया से एब्जॉर्ब हो रही है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ये ग्रेडियंट, GRADENT। हाँ, और मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन मेडुलरी फ्लूइड। हाँ, फ्लूइड क्या होता है? अभी अभी यार मैंने एक आगे की लाइन लिख दी। इन किडनी, ये जस्ट पढ़ाने वाला हूं, अभी रुक जाओ, मैंने थोड़ा लिख दिया है आगे की, पहले एक लाइन लिख दी है मैंने। हटा दूं? हाँ तो पढ़ाएंगे ना, जस्ट उसी पे आ रहे हैं। किडनी के मेडुला के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको मेडुलरी फ्लूइड बोलते हैं। मेडुला के अंदर उसमें ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट होता है, इसकी वजह से ही काउंटर करंट हो पाता है, जो पढ़ाने वाला हूं। और उस काउंटर करंट में का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है यूरिया का। बाइंड ना करे किससे? रिसेप्टर नहीं जाएगा, एडीएच जाएगा। रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी ये भी तभी काम करेगा जब एडीएच बाइंड करेगा, तभी इससे वाटर बाहर आएगा। अगर एडीएच बाइंड नहीं करेगा तो वाटर बाहर नहीं आएगा। हाँ, नहीं करेगा। जरूरत होगी, अब तुम खूब पानी पी रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या करेगा बाइंड करके? ये पानी पीती ही नहीं है, इसमें बार बार एडीएच निकलता है, क्योंकि पानी तो उसको भी मेंटेन करना है ना। तो ये एडीएच की हेल्प से कर पा रही है। तू खूब 5 लीटर पानी पीती है तो तेरे अंदर एडीएच रिसेप्टर निकलेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक आदमी बहुत ज्यादा पानी पीता है, तो बताओ किसका सिक्रेशन रुक जाएगा? ज्यादा पानी पी रही है तो एडीएच का सिक्रेशन रुक जाएगा। हाँ, एडीएच रिसेप्टर डिसेंडिंग ना भाई, डिसेंडिंग लूप में एडीएच कहां से आया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले तो डायरेक्टली परमेबल होता है H2O के लिए, 100% परमेबल होता है। वो तो परमेबल ही रहेगा। तो अरे, कलेक्टिंग डक्ट कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब है इसके पे डिपेंड करती है एडीएच रिसेप्टर के ऊपर। मतलब एडीएच रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं, एडीएच रिसेप्टर डीसीटी में होते हैं और कहीं नहीं होते। और कहीं से अगर पानी आ रहा है जैसे पीसीटी है, तो वो उसमें बिना रिसेप्टर के आएगा, डायरेक्ट आएगा। क्या कंडीशनल नहीं बोलते, पर अगर कंडीशनल का मतलब है अगर हार्मोन निकलेगा तो यहाँ बाइंड, वहां ही बाइंड करेगा, यहीं बाइंड करेगा, वाटर के लिए परमेबल बना देगा, पर कंडीशनल उसी को बोलते हैं। आगे हो गया, हो गया। अब बात करेंगे सिक्रेशन। जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, समझ रहे हो? ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ब्लड के आसपास क्या होगा? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, समझना। अगर मैं नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट की बात करूं बेटा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन,
अगर ट्यूबुलर पार्ट की बात की जाए, समझना मेरी बात, तो मान लो ब्लड के अंदर बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल रह गया, फिल्टर नहीं हो पाया। अरे हाँ या ना? और इसमें तो बहुत सारा होगा ही पहले से ही, क्योंकि ट्यूबुलर पार्ट में तो होता ही एक्सक्रीटरी मटेरियल ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड में से भी इस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को वापस नेफ्राइटिक ट्यूब्यूल में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा है? कोई कम से ज्यादा की तरफ कर रहे हो ना, तो यहां पर क्या यूज होगी, एटीपी ऑलवेज। यानी सीक्रेशन जब भी होता है ऑलवेज एक्टिव होता है, ऑलवेज एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता, क्योंकि होता ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ब्लड कैपिलरी है, ये इसे लिख दिया ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब बताओ याद तक समझ में आया नहीं आया? अब याद क्या रखना है सीक्रेशन में, से इतना याद रखना है, पीसीटी में क्या सीक्रेट करते हैं, लूप ऑफ हेनले में क्या सीक्रेट करते हैं, डीसीटी में क्या सीक्रेट करते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या सीक्रेट करते हैं, हाँ या ना? ये तो याद रखना है। हाँ, ब्लड से ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ब्लड में कोई चीजें ऐसी थी जो फिल्टर नहीं हो पाई, रह गई, तो उनको ब्लड में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यही ब्लड जगह जगह आगे जाकर के ट्यूबुलर पार्ट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है कैपिलरी की फॉर्म में। तो उठा के ब्लड में से क्या कर दिया जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में फेंक दिया जाएगा, भाई तू रह गया अंदर, वापस जा, बाहर निकल, नहीं आया क्या? इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं, मतलब सीक्रेशन, सीक्रेट कर देना। और इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हमेशा अपोजिट होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एटीपी यूज होगी। अब याद क्या रखना है, देखो सिंपल, पीसीटी में क्या सीक्रेट होता है, पीसीटी, बस। लूप ऑफ हेनले में क्या सीक्रेट होगा, लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। इन दोनों में क्या क्या सीक्रेट होगा, फिर क्या आएगी, डी सी टी, इसमें क्या सीक्रेट होगा, फिर क्या आएगी, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें क्या सीक्रेट होगा, खत्म। अब देखो एक लाइन में खत्म करते हैं, कुछ भी है नहीं। देखो एचाइन खतरनाक होते हैं, इनको फेंका जाता है, समझ गए ना? अमोनिया खतरनाक होती है, फेंका जाएगा। पोटेशियम आयन हार्ट बीट रोक देते हैं, फेंका जाएगा। ये मेन हो गए। इसके अलावा ये एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, मेन है। इसके अलावा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके अंदर वो बनता है, हाइप्यूरिक एसिड। बॉडी में बनता है, बहुत सारे टॉक्सिक बनते हैं। आपने ड्रग्स कोई बहुत ज्यादा खा ली, अरे जैसे मान लो कुछ भी खा लिया आपने, कोई आइबुप्रोफेन बहुत ज्यादा खा ली, निकाल दी जाएगी, ठीक है। जैसे कोई टॉक्सिन खा लिए आपने, चाउमीन खाई आज, समोसा खा लिए, समझ गया ना? कुछ भी खा लिया, ऐसा कोई भी चीज जो टॉक्सिक है वो सब फेंक दी जाएगी, टॉक्सिन्स वगैरह। हाँ, डिसेंडिंग लूप में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। असेंडिंग लूप में यूरिया सीक्रेट होती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाइप्यूरिक एसिड होता है, टॉक्सिक मटेरियल, लिख लो बस, एनसीईआरटी में नहीं, अलग से लिखा दिया है मैंने। डीसीटी, डीसीटी ये 3 है मेरे एनसीईआरटी में। डीसीटी में यही 3 जो ऊपर लिखे हैं, एचाइन, NH3 एंड पोटेशियम आयन, जबकि यहां 2 ही लिखोगे, एचाइन एंड पोटेशियम आयन, खत्म। अब बताओ याद नहीं हो पाएगा ये? मेरे से में तो याद हो गया होगा।
अब बताओ, एनर्जी लेनी है भाई, 11:30 बजे हैं, 3 बजे तक लगातार चलेगी। अब तुम लोग एनर्जी लेते रहना, सीधे ऊपर क्लास में आना है 2 बजे एग्जैक्ट। कौन सा वाला? LH। एक तो डिसेंडिंग लूप है, एक असेंडिंग है। डिसेंडिंग में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। क्रॉस बना दिया ना मैंने, ये क्रॉस याद दिलाएगा, लिखी हुई चीज भूल जाओगे, पर ये ना सिंबल्स यही लास्ट टाइम प्रेशर में याद रहते हैं, ठीक है। जबकि असेंडिंग वाले रूप में थोड़ी सी यूरिया सीक्रेट हो जाती है। थिन वाले पार्ट से एक्टिवली, हाँ सेल कार्ड समझ लो। ग्रेडियंट तो सभी जगह है ना, नीचे से ऊपर तक ग्रेडियंट है, नीचे से बढ़ता हुआ क्रम है ऊपर, पर नीचे ग्रेडियंट भाई, पतली सेल है तो डिफ्यूजन हो जाता है ज्यादा मात्रा में और कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। ऊपर जाते जाते कंसंट्रेशन कम होती है तो वहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट चालू हो जाता है वहां पर। देखो ध्यान, बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। अब देखो, हाँ क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होगा भाई, पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कंडीशनल नहीं होगा। सब कुछ होगा, कंडीशनल नहीं होगा। कंडीशनल स्पेशली मैक्युलर सेल में होता है अक्सर कर। अच्छा देखो, एक चीज समझ में आ चुकी है, अभी मैंने बताया पीसीटी क्या क्या काम करती है। पीसीटी एब्जॉर्ब भी करती है, पीसीटी सीक्रेट भी करती है, हाँ या ना? यानी पीसीटी एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन दोनों में पार्टिसिपेट कर रही है। अब मैं तुमसे पूछूं किसका एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसका एब्जॉर्प्शन पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है और किसका एब्जॉर्प्शन आयोनिक बैलेंस में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन आएगा। अब ये नीट में पूछ ही नहीं गए, एनसीईआरटी की लाइन है। इधर अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका एब्जॉर्प्शन पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है पीसीटी में, समझ रहे हो, किसका एब्जॉर्प्शन आयोनिक बैलेंस में, बता पाओगे? आयोनिक बैलेंस में किसका एब्जॉर्प्शन हेल्प करेगा? तो पीएच में किसका एब्जॉर्प्शन जरा बताओ, किसका? H+ नहीं, एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, HCO3 आयन, HCO3 आयन को एब्जॉर्ब कर लो, पीएच मेंटेन हो जाएगी। अमोनिया का एब्जॉर्प्शन तो तुम्हारी मार लगने वाली है, ये एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, एब्जॉर्प्शन। हाँ अगर मैं तुमसे पूछूं किसका सीक्रेशन, किसका सीक्रेशन पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सीक्रेशन, सीक्रेशन, तब बोलोगे सर खतरनाक चीजों को फेंक दो, एच आयन को फेंक दो, पीएच मेंटेन हो जाएगी। सर अमोनिया को फेंक दो, पीएच मेंटेन हो जाएगी। बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लो, पीएच मेंटेन हो जाएगी। अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करोगे, गंदी चीजों को फेंकोगे। कहां पर? ब्लड में, इसके आसपास ब्लड के अंदर। आयनिक बैलेंस के लिए किसका एब्जॉर्प्शन, कौन से आयन का एब्जॉर्प्शन है, किसका? हाँ सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन, क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन आयोनिक बैलेंस में काम करता है। कोई डाउट? हाँ पोटेशियम आयन का सीक्रेशन खतरनाक है, फेंके जाएंगे। पोटेशियम आयन का सीक्रेशन, पोटेशियम आयन का सीक्रेशन आयोनिक बैलेंस में, इनको फेंकते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं, ये आयोनिक बैलेंस में काम कर रहे हैं। इनको एब्जॉर्ब करते हैं इनको फेंकते हैं, ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। कहां पर? बाहर क्या होगा, सब जगह फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, ब्लड ही तो है सब चारों तरफ, ब्लड कैपिलरी के अंदर। कहां पर एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन हो रहा है, ब्लड। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? पक्का? आगे सोच रहा होगा बच गया मैं, आज बैल तो बच गई।
उस लास्ट के घंटे में मिलना जरूरी है। अभी 2 से 3 पूछूंगा नहीं, पर आ जाइयो, मालूम पड़ रहा भगले भगोड़ा कहलाएगा फिर। भाग मत जाइयो चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, 2 से 3। हाँ भाई, लूप ऑफ ऑनले में कुछ क्या? और तुम इतना इसमें क्या कर रहे हो? क्या लिखा है मैंने इसमें? एनसीईआरटी की ये लाइन तुम्हें घर पे लिखनी है, छोड़ दो थोड़ी 2-3 लाइन। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, कौन कौन है जो हेल्प करता है मेंटेन ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस के अंदर? ये एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट उठती है, नीट के अंदर उठेगी। ठीक है, सेलेक्टिव सीक्रेशन हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का, और एब्जॉर्प्शन किसका? बाइकार्बोनेट आयन का। इन्होंने आधी बात कही, आधी छोड़ दी है, मैंने पूरी लिख दी है, क्योंकि कुछ बातें डायग्राम में लिख दी है इन्होंने, डायग्राम में दिखा दी है, कुछ लिख दी है मैंने, एकदम ना छाप दिया, एक एक चीज कुछ छूटेगा ही नहीं, बस बहुत है इतना। पोटेशियम आयन जब जरूरत होती है तो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जरूरत तो होती है, तो ज्यादा हो जाए तो खतरनाक होते हैं, बाहर निकाल देते हैं, रुक जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? भाई बोल दो, आगे बढ़ रहे हैं। 1 2 3। हेनलेज लूप। अच्छा, हेनलेज लूप क्या पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है? नॉट मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। यस, pH and ionic balance। ये ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो करता क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं लूप ऑफ हेनले के बारे में, कि भाई लूप ऑफ हेनले का एक डिसेंडिंग होता है, एक असेंडिंग होता है। असेंडिंग थोड़ा थिक दिखा दो। हाँ या ना? ये मैं बता चुका हूं किसके लिए परमेबल होगा, यानी यहां पर एब्जॉर्प्शन किसका होगा? सीक्रेशन किसी का होता है क्या? जबकि यहां बात करेंगे तो किसका एब्जॉर्प्शन होगा? किसका एब्जॉर्प्शन होगा? सीक्रेशन किसका होगा? अभी बता के चुका हूं भाई, यहां पर कोई सीक्रेशन नहीं होगा, यहां सीक्रेशन होगा। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सीक्रेशन हो रहा है, कोई सीक्रेशन नहीं होगा यहां पर। ठीक है, डिसेंडिंग वाले पार्ट में सीक्रेशन नहीं होता, असेंडिंग वाले पार्ट में यूरिया का सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सब कर क्या रहे हैं, ये सब मिलकर के, यानी यूरिया का सीक्रेशन, NaCl का, वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी फ्लूइड। मेडुलरी फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? पीएच और आयनिक के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है इसका, ये जो मैं करा चुका हूं उसी की समरी है। अब लास्ट में आते हैं यहां, डी सी टी, ये आप जानते हो यहां सीक्रेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, यस या नो? यानी ये भी पीएच को मेंटेन करने में और आयनिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करता है। एक तरफ पीएच लिखो और एक तरफ आयोनिक
बैलेंस। डीसीटी मैंने क्या कर सही तो लिखा है डीसीटी। सीडी तो इसके बाद आएगा ना। क्या? अच्छा डी सी, अच्छा डी सी टी, कभी कभी टंग जो बोलती है वो लिख जाता है। हाँ, आयोनिक बैलेंस। अच्छा जरा बताओ, किसका सीक्रेशन? सब कुछ पीसीटी जैसा ही है। एब्जॉर्प्शन दिखा दूं पहले, फिर सीक्रेशन दिखा दूं, एब्जॉर्प्शन दिखा दूं, फिर सीक्रेशन दिखा दूं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, एस फॉर सीक्रेशन, एस फॉर सीक्रेशन। जरा बताओ किसका एब्जॉर्प्शन? एच सी ओ थ्री आइन, ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। किसका सीक्रेशन? एच आइन एंड एन एच थ्री, खतरनाक है, फेंका जाता है इनको। किसका एब्जॉर्प्शन? क्लोराइड आयन यहां से एब्जॉर्ब नहीं होते, ओनली सोडियम आयन एब्जॉर्ब होते हैं। समझ रहे? किसका सीक्रेशन? पोटेशियम आयन का। इसका एब्जॉर्प्शन, इसका सीक्रेशन आयोनिक बैलेंस में हेल्प करता है। खत्म। अब बताओ क्या चीज बचा आपका? ये डायग्राम आप याद रखोगे और सब कुछ भूल जाओगे, पता है मुझे। ये फैक्ट है, जब आप प्रेशर में होते हो तो थ्योरी लिखी हुई चीजें भूल जाओगे। जो थ्योरी लिखते हैं ना हम, थ्योरी जितनी थ्योरी लिखोगे भूल जाओगे। बच्चे कहते हैं सर वैसे तो यह लगता है नहीं भूलेंगे, जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं एक फोबिया लगता, सब भूल गए, एकदम ब्लैंक हो गया दिमाग। अब वही चीजें याद आएंगी जो आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई की होगी। अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई नहीं की है पूरी साल, तो आप उस फेज को जब देखोगे ना, वो खतरनाक फेज होती है, वो 3 घंटे बड़े खतरनाक होते हैं। तब फिर बच्चा, कई तरह सारे बच्चों ने मुझे बताया सर एकदम ब्लैंक हो गए, सर आपके फिर वो डायग्राम याद आए, सर उसकी वजह से ये हो पाया, तब क्वेश्चन कर पाया, नहीं तो क्वेश्चन छूट रहा था मुझसे। मैं क्वेश्चन मुझे आता था, पर प्रेशर की वजह से मैं भूल गया। तब मेरे समझ में आई कि यार अब थ्योरी लिखा के ना पढ़ाया जाए, अब कुछ नई तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे कि वो लास्ट टाइम का प्रेशर गड़बड़ ना कर दे। तब ये नई टेक्निक स्टार्ट की, डायग्राम, फ्लो डायग्राम, जो मतलब बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी है। मैंने अपनी जब स्टार्टिंग में इसको बुक की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, 5 चैप्टर मैंने एक पब्लिश, इंडिया का बहुत बड़ा पब्लिशर है उनको दिए थे मैंने। उन्होंने चेक करने के लिए बाहर भेजे थे, मतलब जैसे इंटरनेशनल राइटर्स होते हैं ना उनके पास। तो उसके रिव्यू आए थे ना, बहुत खतरनाक रिव्यू आए थे कि सर इसकी पूरी बुक बननी चाहिए, इसकी बहुत बढ़िया बुक। समझ रहे हो? फिर पीडब्ल्यू वालों ने कहा कि ना बुक नहीं बनेगी भाई, बुक आप अपनी नहीं छाप सकते। तो मैंने कि अगर मैं अपनी बुक नहीं छापूंगा तो तुम चुरा लोगे फिर। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, और वही हुआ। आगे 1-2 साल बाद उन्होंने बुक निकाल दी, 1 साल बाद सारी बुकें निकाल दी। नहीं, बुक पब्लिशर को हायर करके सारी बुकें निकाल दी ना फिर तो। अरे सारी बुक नहीं निकल रही है, जे जी वो जी फलाना ठिकाना, अरे सारी सब जो भी निकल रही हैं, किसी मास्टर ने थोड़ी लिखी है वहां कोई बुक सब। उस पर मेरा भी नाम तो डाल दिया था किसी बुक पर। हाँ, तो हमने फिर लड़के अडवाया, नाम ऐसे नहीं डाल सकते भाई, भाई हमें रॉयल्टी नहीं चाहिए, पर नाम का मतलब तुम उसमें कचरा भरा पड़ा है। अब तुम नाम हमारा ऐसे कैसे चला दोगे? ठीक है, कंटेंट हमारा हो तो नाम डालोगे, ठीक है, नहीं तो नाम नहीं डालोगे। फिर नाम हटवाया हमने, वहीं से भी थोड़ी सी पंगे स्टार्ट हुए, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई आप? मैंने हमारा कंटेंट ही नहीं, हम नाम क्यों डलवाएंगे? 10% रॉयल्टी मिलेगी, नहीं चाहिए भाई। आप सोचो अब मेरे नाम से कोई कचरा चला जाए तो समझ रहे, तो गड़बड़ है ना फिर तो। फिर वो जयपुर का कोई एक वो था पब्लिशर, उसकी कंपनी थी, उसका सब कंटेंट था। यहां तक समझ में आ गया क्या? टाइम हो गया, बेल बजी, खत्म, ये भी खत्म है। चलो इतना ही करा रहा हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। ये लास्ट कलेक्टिंग डक्ट है, इसके बाद फिर मैं ब्रेक के बाद मिलता हूँ। अब लास्ट में 2 चीजें बची हैं, काउंटर करंट बचा है, रेगुलेशन और डिसऑर्डर, वो 1 घंटे में हो जाएगा। मतलब मैं 1 ही घंटा लूंगा, 1.5 घंटा नहीं लूंगा तुम्हारा, पर 1 घंटा डेडिकेट होकर दे देना मुझे, एग्जैक्ट 1 घंटे में छोड़ दूंगा। वो अब ज्यादा नहीं है, ये चीज थोड़ा समझने की थी। अरे ये तो पूरा कर दो। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग एक लाइन का है, ये क्या है? अच्छा याद करो, कलेक्टिंग डक्ट में सीक्रेशन होता है, अरे अभी बता के चुका हूं। एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ या ना?
यानी ये भी पीएच को मेंटेन करने में, पीएच को मेंटेन करने में और आयनिक बैलेंस में हेल्प करेगी। आयोनिक बैलेंस, हाँ या ना? बस इसके बाद अब जाओ बाहर, उड़ी मार लो, ठीक है। अब अच्छा बताओ, किसका किसका एब्जॉर्प्शन यहां पर किसी का हो रहा है? नहीं, ओनली सीक्रेशन हो रहा है। किसका सीक्रेशन हो रहा है? एच आयन, याद आ गया? एच आयन को सीक्रेट कर दो, पीएच को मेंटेन करेंगे। आयोनिक बैलेंस में किसका सीक्रेशन होगा यहां पर? ओनली एक ध्यान रखना, दो ही चीजें बताई थी मैंने, सीक्रेशन पोटेशियम आयन, याद आ गया? ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यूरिया, यूरिया का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन किसका हो गया? यूरिया। और ये एब्जॉर्प्शन किसका हो गया? वाटर। कोई डाउट? पीएच के लिए ये हो गया, पीएच के लिए एच आयन, और आयनिक बैलेंस के लिए ये सिक्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन किसी का भी नहीं हो रहा। याद आ गया? एब्जॉर्प्शन वाटर और यूरिया का हो रहा है। वाटर तो ये तो क्या, ये क्या काम करेगा? यूरिन को क्या कर रहा है? कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इसलिए तो वाटर निकल रहा है। ये क्या काम करेगी? यूरिया, ऑस्मोलरिटी, याद आ गया? ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी फ्लूइड। अब क्या काम करती है मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी? ब्रेक के बाद। समझे नहीं समझे? अरे आई नहीं आई? एनसीईआरटी की लाइन देख लो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या काम कर रहा है? कंसंट्रेट यूरिन को, अरे यूरिन को कंसंट्रेट कर रहा है, रीएब्सॉर्ब, रेक्टिफिकेशन चल रही है, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था यूरिया जो एब्सॉर्ब कर रहे हो, ये क्या काम कर रही है? मेडुलरी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर रही है। यहां पर क्या पीएच और आयनिक बैलेंस में पार्टिसिपेट करता है? यस करता है। क्या करके? एच आयन और पोटेशियम आयन का सीक्रेशन करके। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? सब समझ आ गया, अब छोड़ दो बस ऐसे। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये डायग्राम बता रहा है सर ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो रहा है? सीक्रेशन। ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो रहा है? सीक्रेशन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सीक्रेशन। यहां सीक्रेशन नहीं दिखाया, ओनली एब्जॉर्प्शन, डिसेंडिंग असेंडिंग। पर यूरिया पे ध्यान से दो, यूरिया पे ध्यान लगाओ। यूरिया क्या हो रही है? यहां से एब्जॉर्ब हो रही है और यहां पर सिक्रेट हो रही है। आई या नहीं आई? जो पढ़ाया वो इसके अंदर सारा का सारा मेंशन है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम से क्वेश्चन आए कर पाओगे? कोई डाउट है तो पूछो। कौन सा वाला? बता बता। देख ये पीसीटी से क्या हो रहा है? सब चीजें एब्जॉर्ब। ये क्या हो रहा है? सिक्रेशन। ये क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब। ये क्या हो रहा है? सिक्रेशन। सीक्रेशन के अंदर पोटेशियम आयन भी लिख देना, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा हुआ है पोटेशियम आयन। जरूरत पड़ती है तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज्यादा हो जाते हैं तो सीक्रेट कर देते हैं। समझ गए ना मेरी बात? ये वाला पार्ट H2O के लिए परमेबल होता है, ये NaCl के लिए होता है, ठीक है। और ये H2O के लिए होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया डिफ्यूज हो जाती है, ज्यादा हो जाए तो वापस डाल दी जाती है जाने के निकलने के लिए। अब बताओ किसके अंदर? अमोनिया तुम ऐड कर दो उसके अंदर, सीक्रेशन में अमोनिया भी डाल दो, NH3, बस हो गया। अब कोई डाउट? नहीं करता, काम ही नहीं है आयनिक बैलेंस में, सिर्फ काउंटर करंट के लिए नेचर ने बनाया है, यानी ऑस्मोलरिटी की ऑस्मो मेडुला की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए नेचर ने बनाया है। आयन क्वेश्चन आएगा आयनिक बैलेंस में इसका कोई रोल ही नहीं है। अब जा सकते हो। है?
आयनिक बैलेंस में कहां आ रहे हैं जरा बताना। ये NaCl है, आयंस थोड़ी ना आ रहे हैं, NaCl नमक। ये अभी जो मेडुलरी फ्लूइड होगा उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा, दिखाऊंगा अभी काउंटर करंट में। वाटर तो मेंटेन करता ही नहीं है, कहां है इसके अंदर, यहां पर आयंस आ रहे हैं। ये अभी एक्चुअली दिखाऊंगा, अभी इसका रोल बताना है, अभी काउंटर करंट में रोल बताऊंगा। आयनिक बैलेंस में रोल नहीं है, इस NaCl का रोल मेडुला की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में है। NaCl आएगा पर मेडुला की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा, ब्लड में नहीं जा रहा। यहां से ब्लड में आएगा, ब्लड से निकल करके बाहर चला जाएगा, मेडुला की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगा। अभी अभी कराने वाला हूं जस्ट अभी क्लास के बाद, ठीक है। पीपीटी को यहीं से रखते हैं ना। जितने क्वेश्चन कराए थे तो उसके मैंने दे रखे हैं आपको यहां पर।